नमस्कार साथियों, आप पढ़ रहे हैं विशेषण का टॉपिक। और इससे पहले वाली क्लास में आपने प्रयोग के आधार पर विशेषण पढ़े थे। उनमें विशेषण के दो प्रकार आपने पढ़े होंगे, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण में विशेषता पहले आती है और विधेय विशेषण में विशेषता बाद में आती है। आज आप पढ़ रहे हैं तुलना या अवस्था के आधार पर विशेषण। तुलना या अवस्था के आधार पर विशेषण के तीन भेद हैं। मूलावस्था या प्रथमावस्था, ये पहला भेद। दूसरा भेद उत्तरावस्था या इसे कहते हैं द्वितीयावस्था, दूसरा भेद। तीसरा भेद है उत्तमावस्था या तृतीयावस्था। यानी तुलना या अवस्था के आधार पर विशेषण के तीन भेद होते हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इन्हें आप प्रथमावस्था, द्वितीयावस्था और तृतीयावस्था भी कह सकते हैं। इन सब की जो पहचान है वो मैंने पहले लिख दी है, आपको मैं समझाऊंगा, आपको ध्यान से सुनना है। तुलना या अवस्था के आधार पर जो पहला भेद है मूलावस्था, इस मूलावस्था में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की विशेषता तो बताई जाती है पर उसकी किसी के साथ तुलना नहीं होती है। जैसे मोहन अच्छा है। अब यहाँ मोहन की अच्छाई बता रहे हैं पर उसको किसी के साथ तुलना नहीं कर रहे हैं। तो जब विशेषता तो बताई जाए पर उसकी तुलना ना हो तो वहाँ होगा प्रथमावस्था वाला विशेषण, यानी उस स्थान पर विशेषण की मूलावस्था मानी जाती है। सीमा कर्तव्यनिष्ठ है। अब यहाँ सीमा की विशेषता तो है पर उसकी तुलना नहीं है। जब विशेषता बताई जाए पर किसी के साथ उसका कंपैरिजन नहीं हो रहा है तो वहाँ होगी मूलावस्था। वहाँ पूछेंगे इस वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था है, तो मूलावस्था। सोहन ईमानदार है, तो सोहन ईमानदार है, ये विशेषता है। यहाँ तुलना नहीं हो रही उसकी किसी के साथ, तो ये होगी उसकी मूलावस्था। और जब तुलना हो, एक व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जब तुलना हो जाए तो वहाँ विशेषण की उत्तरावस्था या द्वितीय अवस्था मानी जाती है। जैसे सोहन मोहन से अच्छा है। एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से तुलना होना उत्तरावस्था या द्वितीय अवस्था के अंतर्गत आता है। ऐसे वाक्यों में से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे मोहन सोहन से अच्छा है, से आप देखकर समझ सकते हैं। दो में तुलना यानी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से तुलना होना। से समझ जाएंगे आप, मोहन सोहन से अच्छा है, तो विशेषण की कौन सी अवस्था हो गई, उत्तरावस्था या द्वितीय अवस्था। कई बार ऐसे वाक्यों में या ऐसे शब्दों में तर प्रत्यय भी जुड़ा हुआ आपको दिखेगा। तर प्रत्यय अगर जुड़ा हुआ हो तो वहाँ विशेषण की उत्तरा या द्वितीय अवस्था मानी जाती है। जैसे श्रेष्ठतर, उच्चतर, तो इन शब्दों में विशेषण की कौन सी अवस्था है, सेकंड, उत्तरा या द्वितीय अवस्था। तो तर प्रत्यय जहाँ जुड़ा हुआ हो उन शब्दों में उत्तरावस्था या द्वितीय अवस्था हम बताते हैं। और से वाक्य में से जुड़ा हुआ है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तुलना होती है तो भी आप उत्तरा या द्वितीय अवस्था बताएंगे। जैसे सीमा रीना से अच्छी है, से, तो यहाँ एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से तुलना हो रही है और से भी आपको जुड़ा हुआ दिख रहा है। ये पहचान है ताकि आप जल्दी से उत्तर बता सकते हैं। से जुड़ा हुआ हो और एक दूसरे की तुलना हो तो वहाँ उत्तरा या द्वितीय अवस्था होती है। या फिर तर प्रत्यय जुड़ा हुआ हो तब भी उत्तरावस्था या द्वितीय अवस्था मानी जाती है। जैसे उच्चतर, श्रेष्ठ तर, अधिकतर, तर प्रत्यय किस में आता है, उत्तरावस्था या द्वितीय अवस्था में। अब आइए आप विशेषण की तीसरी अवस्था पर, जिसको कहते हैं उत्तमावस्था या तृतीय अवस्था।
प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ दो से भी ज़्यादा व्यक्तियों के मध्य में तुलना हो वहाँ विशेषण की कौन सी अवस्था होती है? उत्तम अवस्था या तृतीय अवस्था। ऐसे वाक्यों में आपको सबसे शब्द दिख जाएगा, यह पहचान है, सबसे शब्द आपको जुड़ा हुआ दिख जाएगा। मोहन, सोहन और रोहन इन सबसे अच्छा है, तो सबसे, या ऐसे भी आ सकते हैं उदाहरण, रोहन सबसे अच्छा छात्र है, सबसे, तो आप बताएंगे उत्तम अवस्था या तृतीय अवस्था। कई बार तम प्रत्यय भी जुड़ा हुआ आता है, श्रेष्ठतम, उच्चतम, अधिकतम, तो ऐसे शब्दों में भी कौन सी अवस्था मानी जाएगी विशेषण की? उत्तम अवस्था या तृतीय अवस्था। कई बार परीक्षाओं में शब्द देकर ही पूछ लेते हैं कि इस शब्द में विशेषण की कौन सी अवस्था है। तो अगर मूल शब्द है तो विशेषण की मूल अवस्था मानी जाएगी, जैसे श्रेष्ठ। अब यहाँ कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा इस शब्द के साथ, तो ये मूल अवस्था है। पर शब्द दे दिया श्रेष्ठतर, तो कौन सी अवस्था हो गई? उत्तरावस्था या द्वितीय अवस्था। शब्द दे दिया श्रेष्ठतम, तो कौन सी अवस्था हो गई? तम प्रत्यय जुड़ने से उत्तम अवस्था या तृतीय अवस्था। इसी प्रकार शब्द दे दिया उच्च। अब उच्च शब्द में न तो तर जुड़ा हुआ है न तम जुड़ा हुआ है, तो ये तो मूल अवस्था हो गई। उच्च शब्द में तो मूल अवस्था या प्रथम अवस्था है। शब्द दे दिया उच्चतर, तो तर प्रत्यय जुड़ गया, तो इस शब्द में मानी जाएगी उत्तरा या द्वितीय अवस्था। कई बार शब्द देते हैं उच्चतम, बताइए अवस्था के आधार पर इसमें कौन सी अवस्था है? तो उच्चतम, तम प्रत्यय किसमें आता है? उत्तम अवस्था या तृतीय अवस्था में। और से, सबसे, ये दोनों भी याद रखेंगे। से कहाँ आता है? उत्तरा या द्वितीय अवस्था में। मोहन सोहन से अच्छा है, से अच्छा है, तो से कहाँ आता है? उत्तरावस्था या द्वितीय अवस्था में। सबसे कहाँ आता है? उत्तम या तृतीय अवस्था में। जैसे सीमा सबसे अच्छी छात्रा है, तो सबसे उत्तमा या तृतीय अवस्था में आते हैं। तो परीक्षाओं में उदाहरण देकर के पूछ लेते हैं कि इस वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था है, तो आप अच्छे से बता सकते हैं। और जहाँ तुलना नहीं हो रही हो, केवल ऐसे लिखा है रोहन ईमानदार है, तो यहाँ तो मूल अवस्था है, यानी प्रथम अवस्था है। तो अवस्था या तुलना के आधार पर विशेषण तीन प्रकार के होते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इन्हें प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था या तृतीय अवस्था भी कहा जाता है। पहली अवस्था में तुलना नहीं होती, दूसरी अवस्था में एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ तुलना होती है और वाक्य में से जुड़ा हुआ दिखता है या शब्द में तर प्रत्यय जुड़ा हुआ दिखता है। तीसरी अवस्था में दो से भी ज़्यादा लोगों के मध्य में तुलना होती है, तो वाक्य में सबसे जुड़ा हुआ दिखता है या तम प्रत्यय जुड़ा हुआ दिखता है, तो उस वाक्य में बताएंगे आप उत्तम अवस्था या तृतीय अवस्था। तो अवस्था के आधार पर विशेषण के तीन भेद हैं और तीनों ही बहुत आसान है, सरल है। परीक्षा में प्रश्न आएगा तो अब आसानी से आप बता सकते हैं। तो ये था आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। मेरा प्रयास रहा कि मैं आपको बहुत अच्छे से, सरलता से इस टॉपिक को समझाऊं और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ भी गया होगा। अब हम अगली क्लास में विशेषण का एक अलग भेद पढ़ेंगे, अर्थ के आधार पर विशेषण। वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और परीक्षाओं में इनमें से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं पूरी डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं और ये तुलना के आधार पर था। आगे हम अर्थ के आधार पर विशेषण पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। धन्यवाद।